अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती जो लखनऊ में लड़खड़ाती हुई दिख रही थी, वो अब दिल्ली में जाकर के पक्की दोस्ती में तब्दील हो गई है, ऐसा लग रहा है। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, कितनी गर्मजोशी के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भविष्य को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी, अब वो सब कुछ हैप्पी हैप्पी एंडिंग में तब्दील हो चुका है। इस पर हम बातचीत करेंगे अपने इस नए शो राउंड टेबल टॉक में, खबर अंदर, जहां हम लेकर के आएंगे आपके लिए हर खबर का डिटेल वर्जन, एक एक बारीकी पर करेंगे डिस्कशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कंट्राप न्यूज में। इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेयोशी जुड़ी हुई हैं, हमारी सहयोगी सोनम जुड़ी हुई हैं और हमारे सीनियर साउथ से जुड़े हुए हैं। साउथ से शुरुआत में आपके साथ ही करूंगी। हमने जबरदस्त तस्वीरें देखी मॉनसून सत्र में, पूरे टाइम ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो दोस्ती है वो पक्की हो गई। जब प्रदर्शन हुआ और पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तो भी जिस तरह से अखिलेश यादव ले जाए गए, उसी तरह से राहुल गांधी। जब राहुल गांधी ने बीजेपी पर अटैक करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं बीजेपी उन पे हमलावर हो रही थी, तो अखिलेश यादव कैसे ढाल बन गए थे उनकी। क्या समझा जाए कि हैप्पी हैप्पी अब कुछ कुछ होने लगा है? देखिए, सब कुछ के परिप्रेक्ष्य में किसी भी पॉलिटिकल घटनाक्रम को जब आपको देखना होगा तो ऐश्वर्या ये समझना होगा कि उसके पीछे का मकसद क्या है, उसके पीछे की तस्वीर क्या है, ये पूरा परिदृश्य है। और आप जब अगर मॉनसून सेशन की बात कर रहे हैं और वो दोस्ती डगमगाती लखनऊ में दिख रही थी और वो पटरी पर लौट आई दिल्ली में, ऐसा क्या हो गया, इसको समझने के लिए कई पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। ये हकीकत है कि जो इमरान मसूद कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिख रहे हैं। जितनी तस्वीरें आप देख लीजिए, कांग्रेस और सपा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई चीजों का नैरेटिव है। इसमें न सिर्फ ये दिखाने की कोशिश भी है कि 2027 से पहले हम एक साथ हैं, इंटैक्ट हैं, और इन सब के बीच आप ये समझ लीजिए 2027 का चुनाव है। राहुल और अखिलेश की सत्र शुरू होते ही संसद परिसर में राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, का एक दफ्तर होता है। उस दफ्तर में हुई सीक्रेट मीटिंग की, कुछ खास जगहों पर ही इसका जिक्र हुआ कि हाँ मीटिंग हुई, लेकिन अंदर क्या बात हुई, अखिलेश और राहुल ही मौजूद थे। किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे घेरना है, कैसे साथ दिखना है, कैसे अगेंस्ट दिखना है, किस मुद्दे पर आप लीड करेंगे, किस मुद्दे पर मैं लीड करूंगा। आप ये सोचिए, आपको क्या ये इत्तेफाक लगता है कि जब पेपर लीक का मामला होता है तो फ्रंट पर और लीड पर, और जब अमित शाह को टक्कर देने की बात आती है तो फ्रंट पर और लीड पर अखिलेश यादव राहुल गांधी दिखते हैं, और लेकिन जब चढ़ावा चोरी की बात आती है, चंदा चोरी की बात आती है, तो कांग्रेस पीछे है, उनके सांसद आ गए, वो दान वो लेकर के चले आए। ये सब स्ट्रेटजी है 2027 के चुनाव के बीच, और उसके अलावा 2027 के साथ 29 में भी कहां पर किसको क्या पोजीशन देनी है, ये सब की लड़ाई है। आप लोग जरा बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं आपसे पूछ भी लूं ये बात कि आपको क्या लगता है, अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले हुआ होगा, इमरान मसूद का जो बयान आया था वो जबरदस्त जहर उगलने जैसा बयान था। लग रहा था कि कुछ नहीं होना है, उनको ही फ्रंट फुट पे आगे किया गया कि यूपी में कोई दोस्ती नहीं होगी, लेकिन अब अचानक तस्वीरें बदल चुकी हैं। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समय समय पर ये नए समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। वैसे ही ठीक 2027 के चुनाव से पहले भी हो रहा है। पहले तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी के साथ हम 50-50 का गेम खेलेंगे, 50-50 पर ही बात बनेगी। लेकिन जैसे थोड़ा वक्त नजदीक आ रहा है, अभी देखिए जंतर मंतर पर जो ये आंदोलन हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ नजर आए। बिल्कुल, दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव गलबैया करते नजर आए। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, जैसा कि सर ने अभी बताया, कि अखिलेश यादव सबसे अहम माने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम कांग्रेस को उतनी ही सीटें देंगे अगर वो हमारे साथ गठबंधन में आए जितनी हमने पिछले गठबंधन में दिया था। यानी कि 20 और 80 का जो खेल था वो दोबारा से समाजवादी पार्टी दोहराना चाह रही थी। लेकिन उधर कांग्रेसी नेताओं की बात हम कर लेते हैं। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि इस बार 20-80 का खेल नहीं होगा, इस बार 50-50 का खेल होगा। और 50 मतलब 50 चाहिए, क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बड़े भाई हैं तो जाहिर सी बात है प्रदेश के अंदर भी बड़े भाई की तरह ही भूमिका निभाते नजर आए। ये होगा कि अभी मॉनसून सत्र है, पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं, तो अपना अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है। अगर सबको पता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात आएगी प्रदेश में, तो कौन ज्यादा लीड लेता है और बड़ी पार्टी या बड़ा जो जनाधार है या बड़ा वोट बैंक किसके तरफ है,
तो जाहिर सी बात है 50-50 की बात सोनम ने बिल्कुल ठीक कही। असल में ये सब कुछ सीट बंटवारे को लेकर के और अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश इमरान मसूद के तरफ से हो रही थी। अभी देखिए सर, लेकिन इसमें जैसे ही एक चीज दिल्ली की ऐड बात करना आ गई ना, चाहिए। मैं आ रहा हूं, जैसे ही दिल्ली की बात आई तो वो राष्ट्रीय पटल पे क्या नैरेटिव सेट होना है उसके हिसाब से, और समाजवादी पार्टी को ज्यादा सूट कर रहा है क्या ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला? बिल्कुल। जैसे कि Definitely अभी कांग्रेस को भी जैसे सूट कि कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की 2027 तरफ में से क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, बिल्कुल। तो वो लीड पर है। तो ये अपने हिसाब से नैरेटिव सेट हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? जैसे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार हमें प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चढ़ावा चोरी की बात जो निकल कर आई, सबसे पहले अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट करके और मीडिया में सामने आकर उन्होंने के बताया, उसको बिल्कुल बताया। उसके बाद में कांग्रेस भी इसमें शामिल होती है। कांग्रेस ने ये मौका इसलिए नहीं छोड़ा ताकि ये जो राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है, शायद उनको भी भूले भटके मिल ही जाए 2027 में। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, वो इस समय अपने पाले से गेंद फेंक रहे हैं, वो अपने आप में ही दिलचस्प हो रहा है। क्योंकि वो उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस बार 27 विधानसभा चुनाव होगा तो प्रदेश की जनता पहले से समझदार हो चुकी है और इस बार हम चाहते हैं कि हम फुल मोड में चुनाव लड़ें। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ नजर आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर एक साथ नजर आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो इंडिया गठबंधन का जो फेस है ना, इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है वो दिखाने की भी कोशिश है, और अपने अपने हिसाब से मुद्दे चुन लिए गए। जब सीधे अमित शाह को घेरने की बारी आई तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी। और जब छात्र आंदोलन की बात हुई तो वहां पर छात्र आंदोलन में डिंपल यादव जा रही हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाना हो रहा है तो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जा रहे हैं। ये पूरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, इसको समझिए। और ऐसा ही नहीं है कि ये दोनों लोग अकेले मिलकर के ले रहे होंगे, उनके जितने भी सलाहकार हैं वो इसको बता रहे हैं कि कैसे आपको अपनी पोजिशनिंग करनी है। ये शह और मात का खेल है, अपने अपने मोहरे वहां पर सेट किए जा रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए, जैसे कि सर ने बताया इसमें कि डिंपल यादव, अखिलेश यादव छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए, ठीक वैसे ही पीएम आवास के बाहर जब राहुल गांधी जाते हैं तो उनके साथ नजर कौन आता है? प्रियंका गांधी। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ और कदम से कदम मिलाती और साथ में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, छोटे भाई बड़े भाई हमारी दोस्ती जो है वो बढ़िया है, इसलिए राहुल गांधी के साथ साथ पीछे पीछे अखिलेश भी पहुंचे। और सर इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस और सपा इस बार 2027 चुनाव को मद्देनजर अगर एक साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए फायदा है, क्योंकि उनके पास सबसे पहले सपा के पास ज्यादा सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये गठबंधन उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी क्योंकि ऐसा मार्केट में चर्चा भी चल रहा है कि गठबंधन हो सकता है, इनकी जो दोस्ती दिख रही है कहीं ना कहीं 2027 चुनाव को देखकर गठबंधन हो सकता है कि बात ही नहीं है। हाँ। शिवशी, समझना होगा कि गठबंधन तो तय है, सबको पता है कि सपा और कांग्रेस साथ में मिल करके चुनाव लड़ेंगे। अब सारी की सारी जो लड़ाई है वो ये है, दो तरह की परसेप्शन की बात है। पहले तो जनता के सामने कंफ्यूजन नहीं दिखाना। हम ही लोग बात करते थे ना ऐश्वर्या कि अगर इमरान मसूद पानी पी पी कर कोसेंगे, इमरान मसूद क्या कह रहे हैं कि सपा वाले क्या करते हैं, अपने तुच्छे लोगों को मेरे पीछे लगा दिया, ये वर्ड है इमरान मसूद की। और फिर जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जाते हैं तो दिखाते हैं भाई हमारी हमसे अच्छी दोस्ती किसी की नहीं। और इमरान मसूद के एक शब्द एक नहीं, वहां से संसद परिसर से एक बाइट आई है क्या? इमरान मसूद की भी 50 तरह के रिएक्शंस आए हैं, लेकिन एक बार वो सपा पर या अखिलेश यादव पर हमला बोलते नजर आए नहीं, वहां अलग है। लेकिन यहां एक तरफ साथ भी दिखाना है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, और दूसरी तरफ क्या करना है, दूसरी तरफ अपनी मौजूदगी और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, मतलब आप अपनी प्रासंगिकता उसको बनाना है कि भाई मैं 5, 10, 15 सीट पे क्यों रहूं, 50 सीट पे क्यों रहूं, हम 20 और 80% पे क्यों रहें, हम 50% पे आएंगे। मतलब कांग्रेस क्यों अपने आप को ये दिखा कि नहीं 20% से हम संतोष कर लेंगे। लेकिन अगर ये साथ आ जाते हैं तो 2027 चुनाव के लिए जो एनडीए सरकार है उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर ये साथ आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले तो मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ये दोस्ती केवल मॉनसून सत्र तक ही दिखेगी, उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी? यहाँ से तस्वीर जरूर बनाने की कोशिश हुई है ऐश्वर्या, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि 2027 के चुनाव का जो एक बेस है ना वो तैयार हो गया। नितिन नवीन ने जिस तरीके से लखनऊ की सड़कों पर 18 किलोमीटर का रोड शो किया
वहां से बीजेपी ने भी बिगुल फूंक दिया। जिस तरीके से चढ़ावा चोरी के मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है और उनको मालूम था कि संसद में ये होगा, उस वक्त तो आप समझ लीजिए ना कि जो मुद्दा गर्म है उसको लपक लिया। छात्र आंदोलित थे, सड़कों पर भीड़ थी, एग्रेशन था, तो भाई क्या कहते हैं, आप उसी मुद्दे को लपक लीजिए और जैसे ही वो शांत हुआ फिर चंदा और चोरी उसके बाद फौरन दूसरा मुद्दा आ गया। सर इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आने की अभी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई साबित होगा तो असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि वो भी अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एंट्री करने के फुल मूड में है और उन्होंने कहा है कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आप हमसे गठबंधन करिए। अखिलेश यादव ने अभी कुछ भी नहीं कहा, वो बसपा से भी गठबंधन चाहते हैं, कांग्रेस से भी चाहते हैं। अखिलेश यादव को लेकर के उन्होंने थोड़ा तीखा पलटवार किया था कि समाजवादी पार्टी के वक्त में जब सरकार थी तो दरी बिछाने का काम होता था, फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें चल रही थी। आपने अगर सोनम इसको जो है एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे दिया, तो मैं इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे एक तस्वीर पेश कर दूं हमारे दर्शकों को। मुझे लगता है कि बहुत समझदार है और इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर जरूर ध्यान देंगे। क्या है कि जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज ये समझ रही है, विपक्ष की बात करते हैं, जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, आप ये सोचिए कि इंडिया और एनडीए क्यों है, और बीजेपी इतनी मजबूत होने के बाद सारी मतलब कहा जाता है कि तंत्र भी उनके पास है, सत्ता भी उनके पास है, बहुत सी चीजें हैं ना, और ऐसा नहीं है कि उनको किसी साथी की जरूरत है। अगर आज भी उनके गठबंधन के साथी चले जाए तो सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखिए, सबको पता है कि कब किसकी जरूरत हो जाए और कब किसको काटने के लिए कौन इस्तेमाल हो जाए, इसलिए बीजेपी भी अपने घटक दलों को लेकर चलती है। और यहां तक कि जो चिराग पासवान है, उनको भी यूपी में एंट्री दिलाने की कोशिश हो रही है, और जो घटक दल होते हैं वो भी अपनी अपनी जो है वो क्या कहते हैं आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिशें करते हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जा रही कि हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन मैं वही कर बात ले। आ रहा था कि अब आप ये एनडीए और इंडिया को जब देखते हैं, तो जब आप इधर आएंगे इंडिया में, तो जाहिर सी बात है सपा और कांग्रेस का गठबंधन तकरीबन तय, सीटों पर ही ऊपर नीचे की लेकर बात होगी और सीटों की लड़ाई है। ये जो इमरान मसूद का आना कहना जो है कोसना, ये सब सीटों की लड़ाई है और अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने की लड़ाई है। लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या उस असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होगी, क्या एएसपी की एंट्री होगी, क्या बीएसपी साथ आएगी, ये सब आप समझ लीजिए कि सिर्फ स्पेकुलेशन होगा। अगर साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी को यही सूट करेगा कि बीएसपी साथ ना रहे। बिल्कुल बीजेपी यही चाहेगी कि भाई मायावती साइड रहे और अलग रहे और कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा का वोट काटे। लेकिन और एएसपी जब साइड रहेगी तो सपा और बसपा का वोट काटेगी। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को प्रासंगिक, उनका पासा बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं भाई मुझे कोई भी आपसे शर्त नहीं चाहिए, मैं बस बाद में मत कहना कि मैं नहीं आ रहा था, बाद में मुझे वोट कटवा मत कहना। उनका साफ साफ ये कहना है कि मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, बाद में रोना मत। मेरे को यही बात सबसे पहले खटकी कि बाद में रोना मत, मतलब अगर कोई बाद में पछतावा करता है, नहीं बाद में रोने वाली बात ये नहीं, वो कह रहे हैं वो बिहार का एक तरीके से परिदृश्य याद दिला रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हमेशा बीजेपी की भी पार्टी कहा जाता रहा, आरोप लगे वो इसलिए क्योंकि वो आकर के जो अपोजिशन है उसके वोट काटते हैं। ये हम जानते हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का एक भी कैंडिडेट उठेगा तो जाहिर सी बात है वो मुस्लिम वोट काटेगा जो सपा को मिल सकता है या कांग्रेस को मिल सकता है, वो उसी तरीके से अपने क्या कहते हैं कैंडिडेट्स भी उतारेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भैया मैं साथ आ जाऊंगा। सर इसमें एक चीज लेकिन ये मत कहना कि मुझे साथ नहीं लोगे, तो ये मत कह देना कि आपने साथ नहीं दिया और आपने वोट काट दिया। जैसे कि हम बसपा को लेकर के भी बात कर पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि सर हम बसपा को लेकर बात कर रहे थे, तो बसपा एक तरीके से देखें तो उत्तर प्रदेश में अभी उनकी जो स्थिति है उतनी मजबूत नहीं है, उनसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अभी आजाद समाज पार्टी है। नहीं अगर इसको देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर रावत अभी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनके वोटिंग परसेंटेज बसपा की हावी रहता है, बहुत जबरदस्त हावी रहता है। पीछे जाऊं तो इनकी जो सोच है, बसपा की मायावती जी की जो सोच है, वो कई हद तक अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है कहीं ना कहीं थोड़ी सोच मिलती है। नहीं मिलती नहीं है, वो देखिए सब कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव है। सब कोई कहते हैं कि भाई बीजेपी बीएसपी जो है वो आती है, वो ऐसी बात करती है कि जो बीजेपी को सूट करती है और कहीं ना कहीं सीधे टकराव की स्थिति से बचती है। उसके पीछे भी अपने पॉलिटिकल रीजन है, लेकिन जो सोनम ने पॉइंट उठाया वो बहुत अहम है और उसको मुझे लगता है समझना जरूरी है, थोड़ा रिलेट करना भी चाहिए। ये पूरा दलित वोट बैंक की लड़ाई है एएसपी और बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। उसको आजाद समाज पार्टी भी अपना वोट बैंक मानती है? मानती नहीं है, वो अपना उसी को वोट बैंक मानकर ही आगे बढ़ रही है। लेकिन
बीएसपी और एएसपी के बीच में कौन भारी और कौन कमजोर और कौन मजबूत, अगर जब इसका आकलन किया जाएगा तो दोनों बातें आएंगी। और अगर बहुत तह तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बीएसपी मजबूत हो। देखिए एक वजह समझिए, जब दलित वोट बैंक की बात आती है तो डिफॉल्ट वोटर माना जाता है वो इसके 3 लेयर है। मैं तीनों लेयर समझा दूं, अगर बात हो रही है तो मैं समझा दूं, थोड़ा सा मुझे समय आप लोगों को देना होगा। 3 लेयर है। पहली लेयर डिफॉल्ट वोटर है दलित मायावती का, ये अपने आप एक डिफॉल्ट कनेक्शन मायावती ने अपनी राजनीति में बना लिया, एक तो ये है। और जब आइएगा बीएसपी की बात करेंगे तो आंख बंद करके जो दलित वोटर है वो बीएसपी की तरफ जाता है, एक बात बहन जी की बात मानता है। दूसरी बात जो बीएसपी का जो कैडर है, जो पुराना पार्टी का इतिहास है, वो सत्ता में रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अब जब वो 3 बार सत्ता संभाल चुके हैं, उसका जो कैडर है, अफसरशाही में उसकी जो दखल है, तो वो अपने आप उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। और तीसरी बात, खुद मायावती, ठीक है। अब ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बीएसपी के साथ जाती हैं और हर एक जिले में, हर एक गांव, पंचायत और ग्रामीण इलाकों तक बीएसपी की पहुंच है। अब जब आप आएंगे तो एक युवा चेहरा भी लेकर के, अब आकाश आनंद की बात आती है, उनको सामने रखा जा रहा है। अब जब आती है एएसपी तो वो उसी बीएसपी के जो कोर वोटर्स थे उनको साध रही थी। लेकिन क्या हुआ, चंद्रशेखर एग्रेसिव है, वो यंग है, उनकी राजनीति का तरीका अलग है और वो पोस्टर बॉय दलितों के बन रहे हैं, उस तरीके से है। लेकिन क्या कैडर उतना बड़ा है, क्या उतने मजबूत है, क्या उतनी बड़ी उनकी संख्या है, क्या उतने विधायक हैं, क्या उतने उनके मंत्री हैं? अभी कैडर वाइज उनका सिर्फ एक चेहरा, हालांकि मायावती का भी सिर्फ एक चेहरा ही माना जाता है, लेकिन वहां पर अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज वो संसदीय प्रक्रिया में एक सांसद हैं, लेकिन मायावती जैसा रास्ता उनको लंबा तय करना है। लेकिन इसमें एक तीसरा पॉइंट भी आप ले लीजिए, जो 2 पहलू मैं बोल रहा था, उसमें यह भी है कि मायावती के साथ प्लस पॉइंट उनका इतिहास है और उनका नेगेटिव पॉइंट यह आ रहा है कि उनके पास यंगनेस या फिर यंग कनेक्टिंग वोटर के साथ कनेक्शन कम है शायद। और दूसरा, एएसपी के साथ यंग वोटर्स को और नए दोस्तों को, नए लोगों को और नए युवाओं को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन उनका पुराने लोगों के साथ उतना कनेक्शन शायद सर नहीं। अभी और इसका सिर्फ तीसरा मैं पहलू जल्दी से जोड़ देता हूं कि अब परिदृश्य बदला भी है। आज की राजनीति बिल्कुल अलग है। इन 10-12 सालों में वो जो जातिगत राजनीति थी और दलित वोटर था, वो बिल्कुल अलग तरह से सोच रहा है। वो दलित वोटर सिर्फ दलित तक नहीं है, वो हिंदू वोटर में तब्दील हो रहा है। यानी कि बीजेपी ने उसको अपने साथ जोड़ने के में कामयाबी हासिल की है। इसीलिए इन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा होते हुए भी उतनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। 20 साल पहले, छात्रों का 25 साल आंदोलन पहले शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर रावत जो हैं वो वहां पर एक्टिव नजर आए। उन्होंने भी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जितनी वहां पर अखिलेश यादव की राजनीतिक चाल काम आई, वो तो कहीं ना कहीं उनकी जो बिसात थी वो वहां पर तिनके की तरह बिखर गई, वो काम नहीं आया। इसी से ही आपके पास तस्वीर सामने आ जाती है कि जब बात आती है छात्रों के साथ जोड़ने की, तो चंद्रशेखर की मजबूरी है कि वो युवाओं से जुड़ना चाहते हैं। तो दलितों के अलावा भी अगर 2-4 लोग उनके फैन बन जाए, फैन फॉलोइंग हो जाए, उनके पार्टी से जुड़ जाए, तो कितना अच्छा है। तो वो युवा यूथ वॉइस बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इतिहास की या फिर क्या कहते हैं, मजे हुए सियासत की बात आती है, मजे हुए खिलाड़ी की बात होती है, सियासतदान की बात आती है, तो वहां पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव का पहुंचना ही काफी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, हम वापस लौट आते हैं अखिलेश यादव और एएसपी की बात आती है। अखिलेश यादव और राहुल पे हम वापस लौट आते हैं, क्योंकि इसको अगर समझ लिया तो 2027 की भी तस्वीर बहुत साफ होगी, पूरी क्रोनोलॉजी। यहाँ पे ये वाली बात बहुत साफ तरीके से आती है कि दिल्ली में भले ही कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभा रही हो, लेकिन अगर यूपी की बात आएगी, जो कि 5 महीने में जिसके लिए सारे जोड़ तोड़ शुरू हो जाएंगे, क्या अखिलेश यादव उनको यूपी में बड़ा भाई बनने देंगे? क्योंकि जिस तरह से 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी अपने 43 टोटल सांसदों के साथ जबरदस्त जीत करके आई थी, तो क्या अखिलेश यादव यहाँ पे ये चीज नहीं कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे बंटवारा हमारे हिसाब से होगा, 50-50 की जो बातचीत हो रही है उसको वापस मार्जिन पे ले जाते हुए 70-30 या वोट शेयरिंग में वो कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करेंगे? नहीं, देखिए सवाल अच्छा है, मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी चर्चा में बने रहे। जरा इसका जवाब सोनम से मैं लेना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि कांग्रेस
भले उत्तर प्रदेश में कहती रहे कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सच क्या है वो हमें और आप सभी को उत्तर प्रदेश पता है, से दिल्ली दर्शकों हाँ। को भी पता है। और दिल्ली की बात तो ये है कि दिल्ली में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस इसको बड़ी है, ये राष्ट्रीय पार्टी की नकार- बात देखिए नकार सोनम, नहीं सकता राष्ट्रीय पार्टी जो है वो क्या कहते हैं कांग्रेस है, और जब सपा की बात आती है तो क्या कहते हैं वो क्षेत्रीय दल के तौर पर उसकी पहचान हाँ, होती है। हालांकि उसकी तय में नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब राष्ट्रीय पटल पे देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस बड़ी दिखेगी, लेकिन जब यूपी के पटल पे देखेंगे तो कौन बड़ा दिखेगा? समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है वही स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है, जो इस तरीके से पहले से माइंडसेट बना चुके थे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार हमें चुनाव जीतना है, और जो कांग्रेस अगर हमें सहयोग करेगी तब भी ठीक है, नहीं करेगी तब भी ठीक है। लेकिन जो अब हाल फिलहाल की जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं ना कहीं ये उस पूरे स्ट्रैटेजी से रिलेट करती हुई दिख रही है जो अखिलेश यादव ने पहले से अपने दिमाग में बना रखा है। मैं उस पॉइंट को और थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं। आप पूछ रही थी मुझसे तो मैं उसको बता भी दे रहा हूं। देखिए सीट शेयरिंग का मामला, सभी चाहते हैं कि अंतोगत्वा जो है वो जीत हासिल हो, और कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन तकरीबन तय है, सीट शेयरिंग की बात होगी। लेकिन जो बाकी दल हैं, अखिलेश यादव की नजर देखिए बहुत पैनी है। वो न सिर्फ बड़े भाई बने रहना चाहते हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस से अलग भी और गठबंधन भी साथ में जोड़ा जाए, क्या हम एएसपी के साथ जा सकते हैं? मतलब ये सिर्फ चर्चाओं की बात होगी, ये होना फिर है भी नहीं मुझे होना वो अलग लगता बात है लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। विधानसभा में वो ना, ना, बिल्कुल नहीं पहले चाहेंगे कि वो कांग्रेस को इन्वॉल्व करें, ना, ना, लोकसभा ना, की बात अलग बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये है कि आप 2022 में भी चले जाइए, आपको मालूम है कि जो है तस्वीरें कैसी बनी है, और दो लड़कों की दोस्ती और दो लड़कों की तस्वीरें हमने देखा, दोस्ती हालांकि हुई, 17 में टूटी, इतना चल नहीं सबको पाया पता है। था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अखिलेश यादव के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। वो ये देखना चाहती है कि भाई कांग्रेस से उसका जो साथ है या जो उसकी जो दोस्ती है या फिर उसका जो संबंध है वो कहीं से भी खराब ना हो, क्योंकि उसको मालूम है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमेशा कांग्रेस के साथ उसको चलना पड़ेगा और राष्ट्रीय लड़ाई में उसका साथ उसको उसकी जरूरत है। लेकिन जब बात आएगी यूपी की सत्ता जीतने की, तो यूपी की सत्ता जीतने के लिए क्या अखिलेश यादव, ये भी है कि उन्होंने ये भी प्रयोग किया कि बसपा के साथ गए। अखिलेश यादव की नजर सर कहीं ना कहीं वो निषाद पार्टी पर भी है। मैं वही निषाद बोल रहा हूं पार्टी कि पर। निषाद पार्टी तक भी सोच रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी देख रहे हैं, वो एएसपी पे भी, वो सबको तोल रहे हैं। यही चीज मैं कहना चाहती हूँ कि यूपी की लोकल पार्टियों को जिस नजर से देखना और कांग्रेस को जिस नजर से देखना, क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में इसमें फर्क करेगी? सर, क्योंकि मुझे लोकसभा इसमें- चुनाव के लिहाज से तो जरूर वो चाहते हैं कि हमारा साथ रहे, लेकिन शायद विधानसभा चुनाव के लिहाज आपकी से मैं नहीं। इस बात पे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस और सपा की अब बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कांग्रेस के पास सीटें कम है विधानसभा चुनाव के नजर से अगर हम लोग देखें, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो सपा है वो जितनी लोकल पार्टीज है वो अपने आप को ये कहीं ना सब कहीं कुछ जोड़ स्ट्राइक रही है। रेट पर आता है हाँ कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। जी, आप अगर 2024 के चुनाव की बात कर लें तो वहां पर भी सीट शेयरिंग की बात हुई, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले सपा का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, और कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उसमें से वो भाई सीटें मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब अगर 400 सीटें हैं, 403 सीटें या 50-50 पे आ जाइए, लेकिन सारी सीटें गवा जाइए तो फिर आपके गठबंधन या आपको उतनी सीटों का मतलब क्या? लेकिन अगर आपको सिर्फ 20 सीट मिले और 20 में से आप 20 जीत के चले 100% स्ट्राइक रेट के साथ, ऐश्वर्या जी तो आपकी पूछ होगी ना, जैसे चिराग पासवान की पूछ है। चिराग पासवान की पूछ क्या, उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए। वही चीज है कि यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात सर होती है, इसमें परफॉर्मेंस। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ और मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि अगर ओवैसी की पार्टी अगर जुड़ती है सपा के साथ, क्योंकि सपा ने तो आमंत्रण दिया है, उनका ये कहना है कि आप हमारे साथ जुड़िए लेकिन हमें कोई ज्ञान मत दीजिए, तो अगर वो जुड़ती हैं तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो क्या सपा की तरफ पूर्ण रूप से चल जाएगा? उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट बैंक पहले से ही समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है, उनका एमवाई फैक्टर सर रहा है, पहले से भी रहा है। एआईएम अगर आता है, ओवैसी का अगर पार्टी आता है तो कितना असर पड़ेगा? देखिए हकीकत ये समझ लीजिए कि ओवैसी की पार्टी का जनाधार नहीं है। ओवैसी की पार्टी की जब भी बात आती है तो ओवैसी ही एक पोस्टर बॉय होते हैं। उसके बाद अगर आप अभी पूछ लीजिए कि ओवैसी के पार्टी के नेता कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपको किसी का नाम नहीं याद आएगा। मतलब ओवैसी ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ दरी नहीं बिछाऊंगा, सिर्फ हम इसके लिए नहीं है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वो कोई काम नहीं करते हैं। तो नहीं उत्तर प्रदेश नहीं, अब आप बिहार में भी चले जाइए। लेकिन मैं वही कह रहा था कि एक ऐसा भी वक्त आया कि बिहार में भी कैडर नहीं था, बिहार में भी कोई नहीं था, लेकिन 5 सीट निकाल ले गए। तो अब वैसी क्या कोई स्थिति बनेगी, कोई भी पार्टी अगर आएगी तो कुछ तो वोट लेके जाएगी।
ये बात समझिए, अगर उनके कैंडिडेट उतरेंगे तो वोट लेके जाएंगे। हाँ। अब आप जब वोटों के बंटवारे की बात करेंगे तो सबकी, अब आप एएसपी की बात चले जाइएगा तो वो दलित वोट बैंक, निषाद पार्टी की मतलब निषाद वोटर्स की तो बात हो निषाद जाएगी, वोटर्स, कांग्रेस की बात कर लीजिएगा तो राजभर कांग्रेस को में ले भी- लीजिए तो वो राजभर जितनी भी कम्युनिटी है उनके वोट उनकी तरफ अब- खिसक जाएंगे। अब दूसरा, हालांकि अगर सर राजभर की हम बात करें तो राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी में वो आए हैं तो उनसे थोड़ा उनकी ठनी रहती है, थोड़ा बोल बिगड़ गए हैं ठनने उनके। के बाद ही बीजेपी में आए। हम्म। पहली बात तो ये कि इतनी ठन गई कि बीजेपी हो गई। वो हाँ। तो ओपी राजभर रोज कहते हैं कि मुझे तलाक दे दिया और मुझे जो है वो धोखे की बात करते हैं, उसमें पूरी कहानी, और हमने इसको पॉडकास्ट भी किया, उस पर जरा बताएंगे भी। ओपी राजभर ने खोल के बड़ी बातें कही हैं। लेकिन उससे अलग आइए, अब यहां पर अलग अलग वोट बैंक की बात आई तो मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक किसी भी एक पार्टी के साथ इंटैक्ट नहीं है। आज की डेट में यह है कि बीजेपी तक ये क्लेम करती है कि भाई मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम वोटर्स का हमारे ऊपर भरोसा है और इसीलिए हम सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मुस्लिम महिलाओं का और मुस्लिम उन लोगों का जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। तो एक तरफ तो मैं पसमानदा कहता हूं, समाज पे कितना काम पसमानदा भी किया, समाज है, और बिल्कुल। पसमानदा समाज भाई दानिश अंसारी को मंत्री बना करके वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम पसमानदाओं के साथ हैं। मतलब बीजेपी ने एक वक्त ये देखा कि हम जो है बात मुस्लिम वोटों की जब करते हैं तो असल में अगर कभी वोट मिलता है हमें तो वो पिछड़ों का मिलता है। लेकिन हमारे पार्टी में जो भी अच्छे लोग नेता थे या बड़े नेता थे, बड़े उसमें थे, वो पिछड़े समाज से नहीं आते थे। हम तो मतलब अगले समाज के, मुस्लिम के अगले समाज के नेताओं को अपने साथ बिठाते थे, लेकिन वोट वहां से नहीं मिल रहा है। तो इस परिदृश्य को देखा, इसमें पसमानदा की राजनीति क्या है और अरजाल और अफजाल क्या है, वो सब पर हम बाद में जाएंगे। बहुसंख्यक जो वोट ना, है ना। वो इनकी तरफ ना मैं है। उस पर पौरन आ जाता हूं पहले हाँ। पॉइंट पर कि मुस्लिम वोट बैंक समझ लीजिए हाँ। कि मुस्लिम वोट बैंक कुछ बीजेपी पे भी शिफ्ट होता है, उसमें है नहीं है, वो एक बहस का विषय है, लेकिन बीजेपी क्लेम करती है कि हमारे पास आया। हाँ। अब सपा के पास भी मुस्लिम वोटर है, मायावती भी जाहिर सी बात है दलितों के साथ मुस्लिम वोटर पर ही डोरे बिल्कुल, डालती है। बिल्कुल। क्या कहते हैं, कांग्रेस के पास भी अपना एक मुस्लिम वोटर है। हाँ। यानी कि जो पार्टी ये कहा जाता है कि मुसलमान बिल्कुल भी नहीं देखता उसकी तरफ, बीजेपी को बिल्कुल भी वो अपनी तरफ नहीं मानता, वो उसको भी उसकी तरफ भी जा रहा है और बीजेपी खुद क्लेम कर रही है। तो बटा हुआ है। अब उसको अपने पास कौन जोड़ ले, इसी की लड़ाई है। अगर ओवैसी जमीन पर उतरते हैं, हाँ। मैं कहता हूं अगर वो 0.5% भी लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा नुकसान सपा और कांग्रेस का ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे ये पहले बहुत नजर बड़ा पॉइंट है। बहुसंख्यक वोट पे ही सबसे पहली नजर चुनाव में चलती है कि आखिर बहुसंख्यक वोट किसकी तरफ जा रहा है सबसे पहले। तो उसको जातियों में बांट दिया जाता है ना। हाँ। वो जैसे बहुसंख्यक वोट का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है इससे भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर इसका नैरेटिव कौन सेट करता है, जब वो कहते हैं सीधे 80-20 की बात। हाँ। अब वो कहते हैं कि 20% से हमें मतलब ही नहीं है, वो Exactly. सीधे कह देते हैं, Exactly. लेकिन नाम नहीं लेते हैं। हाँ। तो वो बहुसंख्यक ही तो पूरा, इसीलिए मैंने कहा कि तो दलित वोटर है वो 80% में शामिल हो गया है। वो आज की डेट में एकदम एग्जैक्ट दलित ना होकर के बल्कि हिंदू वोटर में तब्दील हो गया है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी कामयाबी है। योगी आदित्यनाथ कई बिल्कुल। बार ये भी कहते ये बात- नजर आए हैं कि हम टोपी लगा करके वोट नहीं मांगते, हाँ। हम वहां जाकर के इफ्तार नहीं करते। इस तरीके के बयान भी, हालांकि हम उन्होंने इफ्तार पार्टी नहीं रखते खुलकर हैं। कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इशारे इशारे में वो जो सब उनके कह जाते बयान होते हैं बहुत कुछ रिलेट कर जाते हैं उनके बयान। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ये क्या सारी चर्चा उठेगा? सिर्फ मेरे से नहीं है, आप सबसे है। हाँ, यहाँ पे क्या ये वाला पॉइंट भी उठेगा? क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को अलग अलग नजरिए से अगर देखने की कोशिश करूं बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी मैं चाहूंगा ये जिस बहुत तरह अच्छी- से हाँ, पूरी बात कीजिए। अखिलेश यादव की दोबारा मुख्यमंत्री बनने की जो उनकी ख्वाहिश है, वो ही समाजवादी पार्टी का चेहरा भी है। और वो पूरी तरीके से ये चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में जो भी सीट शेयरिंग हो, हम जिससे भी मिले, जो भी हो, उसमें हम ही लीड करें। देखिए इसमें कोई विपक्ष दो के नहीं। उसमें। वो और लीड देखिए, मुख्य विपक्षी दल कौन है इस वक्त यूपी में? जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी। उनके ही सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा विधायक भी हैं, सांसदों की संख्या बहुत है, उनका कैडर भी मजबूत है, उनके पास वोटर भी मजबूत है, उनकी पार्टी भी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस भी जब जाएगी ना तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस भी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे होने को लेकर के कहीं से भी कोई विरोधाभास नहीं आएगा, कोई टकराव नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन सोनम, 2024 और 2027, 24 का जो चुनाव हुआ वो आप सांसदों की संख्या देख लीजिए, लेकिन उस वक्त कांग्रेस और सपा साथ में थे ना। बिल्कुल। और उसमें क्या स्ट्राइक रेट रहा वो हमको पता है। वो क्या कहते हैं पीडीए का फॉर्मूला, वो कुछ ब्राह्मण सम्मेलन करके कुछ सवर्ण वोट भी अपनी तरफ करने का वो फॉर्मूला 2024 में भी था और 27 में भी दोहराया जा रहा है। लेकिन 27 जो है 24 जो है वो लोकसभा का चुनाव था। सर 27 24 में विधानसभा का एक चुनाव चीज है। अब आप ऐड उसको करना, ज्यादा बेहतर हाँ, समझाइए यही मैं कि चाह क्या रही हूँ स्थिति कि है।
इसको अगर देखना है तो 17 पे पीछे जाना पड़ेगा। तो उसको 17 में बिल्कुल भी अच्छा हाल नहीं हुआ था, बहुत बुरी। और अब ये भी देखिए, देखते हैं, समझिए। और जब चुनाव हार जाते हैं उसके बाद सब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। 17 में जो चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हारी, उसके बाद में उन्होंने जमीन पर उतरकर थोड़ा काम करना शुरू किया और एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया कि अब अगर देश के अंदर लोकसभा का चुनाव ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद में अगर मोदी सरकार की गवर्नमेंट आ जाती है या फिर मोदी की गवर्नमेंट आ जाती है, एनडीए की नहीं, ये 24 में सेट किया गया। हाँ, 24 में सर, 24 19 में नहीं, 19 में नहीं सर, वो 22 के बाद 24 की हुआ था, बात, हाँ। 24 की बात बता रहे हैं। 24 में ये शिगुफा फैलाया गया कि वो अगर बीजेपी के गवर्नमेंट मोदी की बनी तो दोबारा देश में चुनाव नहीं वो होंगे। उस लेकिन इशारे पे आपने- कर रही है जब अब की बार 400 पार वाला जो नारा हाँ, हुआ था हाँ, उसके एकदम परिप्रेक्ष्य संविधान बदल देंगे हाँ, वाले हाँ, चीजें उसको चलेंगी clear तब, वो वाला समय था ये ये। हाँ। जब बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अगर हमारे 400 सीटें पार हो जाती तो हम देश के अंदर तमाम बदलाव लेकर के आएंगे। उसके बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नैरेटिव सेट कर दिया संविधान बदलने की एक नैरेटिव सेट हाँ। हुआ और उसपे कामयाब हो गया विपक्ष। बिल्कुल, और अब वो 37 narrative नहीं है। सीटें। इसी के दम पे देखिए, अयोध्या की सीट भी निकली। 24 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई, लेकिन 27 का जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल, नहीं है, वो इसी विधानसभा बात का में चुनाव बिल्कुल। है। और वो नैरेटिव भी नहीं है वो हाँ, जिंदा। हाँ। और जो नैरेटिव पहले 24 में सेट किया गया, अब वो नैरेटिव 27 में काम आने वाला नहीं। जैसे कि अभी आपने सुना था डिलिमिटेशन बिल को लेकर के लेकिन- अखिलेश यादव ने फिर से हाँ, शुरू किया था हाँ। कि हाँ, डिलिमिटेशन बिल अगर पास हो जाता तो हो सकता है आगे चुनाव नहीं होगा, इसीलिए समाजवादी पार्टी का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखिए, वही चीजें वो फिर से दोहराना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी पहले से ज्यादा होशियार हो चुकी है। बीजेपी जान रही है कि जो पिछला खेल ये करके गए हैं, अब वो खेल हम दोबारा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम दोबारा से इनको इतनी सीटें नहीं लाने देंगे। लेकिन देखिए, सोनम, इस आप बात पे- नैरेटिव की बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अब तो नैरेटिव पूरी तरह से जेंजी मोड में जाने लगा है। जिस तरह से संसद में बातें उठ रही हैं, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, खासकर फोकस ये किया जा रहा है कि नीट पेपर लीक, और अभी 3 तारीख से यहाँ पे भी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, यहाँ पे भी वही मुद्दा उठने वाला है। वही तो मैं ये आपको नैरेटिव बताती कितना हूँ। इफेक्ट करेगा? मैं आने बताती वाले- हूँ, 2027 के चुनाव में हाँ। जो ये जेंजी वाला फैक्टर आपने रखा ना, अभी भी उत्तर प्रदेश का जो युवा वर्ग है हाँ। वो बीजेपी के साथ है। आप सड़कों पर निकल जाइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ। बीजेपी के अगेंस्ट है, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नहीं। लेकिन नहीं सर, हमें लगता है मामला 10 साल क्या में है? एंटी इनकम्बेंसी बनने ना, लगती वो है। है- बनने होगी, लगती है। हाँ। लेकिन अभी ज्यादातर आप शहरों को छोड़ दीजिए, आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा हैं वो आज भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा उनका लगता मानना है- ये है, ऐश्वर्या जी और श्रेयसी, हाँ। कि बीजेपी के आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बेहतर हुई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर हुई है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा बहुत पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या बोलेंगे आप इस वजह से मैं इसमें एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं ये जो सीजेपी वाला मुद्दा है ये वर्ल्ड वाइड बीच अब चलने लगा था। नहीं, उसमें एक और पॉइंट कहीं ये ना भी ले कहीं- लीजिए हाँ। कि जो सीजेपी के मुद्दे की बात है या कॉकरोचेस की बात है या छात्रों की बात है या युवाओं की बात है, तो आप ये समझ लिए कि जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठी थी उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश से था। Exactly. उसमें ऐसा नहीं है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव यूं ही उनके मंच और पर नहीं बिल्कुल, जाती। सरकारी क्योंकि एग्जाम देने वाले यूं ही बहुत उनके बड़ी मंच पर नहीं तादाद में जाती। यूपी के क्योंकि छात्र हैं। साउथ सर, जब रिपोर्ट्स हाँ। देखी, जब मैंने बहुत खंगाला इस चीज को और बहुत रिसर्च किया, तब मुझे ये पता चला कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग वहां सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे जिनकी जाने की हालत भी नहीं थी। ऐसी कई महिलाएं थी नहीं, आप जो ये वहां पे पहुंची थी, तो मैं कहीं इस ना पे कहीं उनके ना, दिमाग में एक चीज मैं तो है ये इस पर चीजें। आइए ना। अब आप अगर इस पर आएंगी, अगर हाँ। यूथ की बात आएंगी, हाँ। तो इसमें कोई दोहरा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसने गवर्नेंस देने की कोशिश की है। मतलब आप सोचिए कि जो बुलडोजर मॉडल है उसको भी गवर्नेंस से ही जोड़ा गया कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी। उसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश की दशा हो या फिर दिशा हो या फिर उसका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर मामले में उसको, आप सड़कों के मामले में ले लीजिए, एक्सप्रेसवेज का जाल ले लीजिए, क्या कहते हैं, रोजगार की बात कर लीजिए, स्वरोजगार की बात कर लीजिए, घर देने की बात कर लीजिए, हर मामले में और हर पॉइंट पर काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि 9 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाँ। ये सरकारी आंकड़े हैं।
तो आप ये सोचिए, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये भी नहीं है कि हाँ युवा वर्ग जो है असंतुष्ट नहीं है। लेकिन अब यहीं पे दूसरी तस्वीर, नहीं मैं इसी में दूसरी 69,000 शिक्षक भर्ती, बस असंतुष्ट वर्ग की बात है, यही तस्वीर आ लेखपाल जाएगी। भर्ती। इतने एग्जाम्स हुए, एग्जाम्स हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उनकी एक रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, भर्तियां नहीं निकल रही हैं, कांस्टेबल भर्ती, कांस्टेबल भर्ती लटकी हुई है। आज भी तो छात्र जो आंदोलन 5-5 कर साल रहे थे से इसी सिर्फ मुद्दे अपनी नौकरी के लिए भरते कि भैया मुझे तो रिजल्ट आ गया, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये पत्र पड़ा हुआ है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है, अब मैं नौकरी, घर वाले पूछ रहे बेटा नौकरी लगेगी तो शादी होगी, नौकरी तो करो। आप जानते ये हैं ना आपने कि सही कहा, जैसा कि अभी ऐश्वर्या जी ने थोड़ा सा रिलेट किया, 69,000 शिक्षक भर्ती, तो मैं तो कांस्टेबल 3 साल भर्ती से- है, शिक्षक 3 भर्ती साल है, से लेखपाल देख की भर्ती है। लखनऊ का इको गार्डन जो है वो इन शिक्षकों से हर दिन भरा रहता है। बिल्कुल। जो 69,000 शिक्षक मैं- भर्ती मैं- वाली बात आई, हाँ। सर हमें हमेशा अगर हम वहां चले जाएं तो नहीं कुछ तो 100 लोग तो वहां पे ये अपना मुद्दा लेकर बैठे होते लेकिन हैं ये ना, कि ये हमने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हमारा चयन हुआ था, और चयन होने के बाद 3-4 साल से हमको सिर्फ क्या दिया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया लॉलीपॉप जा रहा है। आश्वासन किया सिर्फ, होगा होगा बस। होगा नहीं, लेकिन ये देखिए ये हर सरकार के दौर में होता है, कुछ देर लेट लतीफी, ये हमारे देश की विडंबना है। मतलब हमारे से बाद में आजाद हुए देश आज कहां है और कितने आगे निकल गए, वो है हम जो है करप्शन को अपने समाज का और अपने सोसाइटी का हिस्सा मान चुके हैं। मतलब हमें मालूम है कि अगर हमको रेड लाइट जंप करना है तो हम पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। आप अभी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप मतलब हम तो पत्रकार हैं, हम विधानसभाओं में जाते हैं, बहुत से क्या कहते हैं विधायकों से, मंत्रियों से मिलना जुलना होता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम और आप जानते हैं कि एज अ पत्रकार भी जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं तो वो अपने विभागों में बात करते हैं कि अरे बाबू जो है वो बाबू का रेट इतना फिक्स है, बाबू ने उसको कर दिया है, वो पैसा लेके दे ही नहीं रहा था। मतलब ऐसी बातें होती हैं भाई, मतलब मंत्रालय में पता है कि बाबू पैसा लेगा, उसका रेट फिक्स है। मतलब अब आप, ये विडंबना नहीं है तो क्या है, लेकिन ये हमारा एक ढर्रा बन गया है, ये हमारे देश की एक विडंबना है, और एक इसको कैसे ठीक किया जाएगा बहुत बड़ा विषय है। लेकिन बैक टू द पॉइंट आइए कि असंतुष्ट और असंतोष है, उसको कितना भुना ले वो कोशिश हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि 2014 की जब बात आती थी तो प्रधानमंत्री खास तौर पर सीधे तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करते थे। मतलब 18 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो जानते थे कि भाई अगर ये हमारे साथ जुड़ गया, यूथ जुड़ा था, मतलब सफाई का मामला था, गांधीगिरी का मामला था, और स्वच्छता का मामला था, और तमाम मामलों पे जो है प्रधानमंत्री उनसे जुड़ते थे। और आज भी, अब वो सेल्फी मोड में क्यों बना रहे हैं, वो जान रहे हैं कि युवाओं को जेन जी के अब वो लैंग्वेज में आ चुके हैं, वो नया वोट बैंक, नया वो फर्स्ट टाइम वोटर फिर खड़ा है दूसरा, और सर जेनजी वोट में आ गए। वो 12 साल पहले मिलेनियल था, फर्स्ट टाइम वोटर, आज जेनजी वोटर है, तो उसको साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम वोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको साधना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल परिदृश्य में देखें, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम वोटर्स या युवा वोटर्स के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं होगी और उन्हीं के आधार पर रिजल्ट नहीं तय होगा, उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमको ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच समाजवादी पार्टी की रणनीति और स्ट्रेटजी क्या है, अखिलेश यादव की जो रणनीति और स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो सिर्फ कांग्रेस और सपा के गठबंधन में सीमित रहेगी या फिर उसके आगे बढ़ेगी, और कांग्रेस की स्ट्रेटजी, इस स्ट्रैटेजी के बीच में परिस्थितियां क्या हैं उन पर भी डिस्कस करते हैं। मे बी अब हम लोग लगभग ये मुद्दा डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं परिस्थितियों की बात करती हूं तो हर चुनाव के वक्त परिस्थितियां बदल जाती हैं, उससे पहले दूसरे राज्यों के भी चुनाव हो जाते हैं और वहां के जो नतीजे होते हैं वो भी असर डालना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, टीएमसी का सफाया हुआ, बीजेपी आई, महाराष्ट्र का भी हमने परिदृश्य देखा, हमने दिल्ली में भी किस तरह से आम आदमी पार्टी टूटी, सांसद देखे, ये परिदृश्य देखा। तो क्या समाजवादी पार्टी में एक प्रेशर रहेगा? बिल्कुल एक प्रेशर रहेगा समाजवादी पार्टी पे कि कांग्रेस के साथ मिलकर रहो, वरना जिस तरह से टीएमसी की ममता बनर्जी हारने के बाद शरण में आई। आपका इसका इवैल्यूएशन क्या है? मतलब एज अ जर्नलिस्ट, मतलब आप सवाल पूछे, मैं आपके ही सवाल का आपसे जवाब चाह रहा हूँ, आप बताइए। मैं ये सोचती हूँ कि अभी तक आपकी राय नहीं आई, आपके सिर्फ सवाल आई, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपकी राय भी आए। मैं तो फिर भी ये सोचती हूँ कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी बात पे अड़े रहेंगे। वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में छोटा भाई बना करके ही रखना चाहते हैं और अपनी सारी जो स्ट्रैटेजी है वो उसी वे में प्लान करेंगे कि यूपी तो हमारा ही है, हमें ही यहाँ पे तो तय हो गया। छोटा भाई बड़ा भाई तो तय है, अब ये मान के चलिए कांग्रेस भी जान रही है कि मैं छोटा ही भाई हूँ, बस वो जिद कर रही है कि नहीं मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, वो जो बेड का हिस्सा है, वो जो अलमारी का खाना है, उसमें मुझे पूरी बराबरी चाहिए। वो बस यही है। ऐसा लगता है कि छात्रों का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा ढाल बना के छोटा भाई जो है जिद करता रहता है, तो वही जिद कर रही है कांग्रेस। लेकिन
मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि 2024-27 के जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन तक ही मामला सीमित रहेगा, या फिर सपा जो है, क्योंकि वो पीडीए की भी बात करती है और वो ब्राह्मण सम्मेलन भी करती है, और उसके अलावा वो सनातनी भी अपने आप को बताती है, बोलती है कि भाई सनातन पर संकट है इसलिए हम शंकराचार्य के दर पे जाते हैं। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, क्या सपा की जो नजर है वो सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन तक रहेगी या और लोगों के साथ जा सकती है? ये आपका क्या आकलन है? मेरा आकलन ये है कि समाजवादी पार्टी वो ये सारी की सारी प्लानिंग ले करके चल रही है कि बीजेपी जिस जिस चीज को काउंटर करने की कोशिश करती है वो आगे बढ़ के उसको भी काउंटर कर दे। हमने अभी तक अखिलेश यादव की वो तमाम तस्वीरें देखी थी जिसमें वो मुस्लिम समुदाय के तमाम त्योहारों में शामिल होते थे, लेकिन अब हमने लाइन से वो तस्वीरें भी देखनी शुरू कर दी हैं जिसमें उन्होंने इटावा में मंदिर बनवाया है, जिसमें वो महाकुंभ में रात में जाके फटाफट स्नान कराते हैं, जिससे वो शंकराचार्य के पैर छूना शुरू कर देते हैं। तो वो भी दोनों का नैरेटिव लेकर के चल रहे हैं, उनको भी समझ आ चुका है। यात्रा भी निकालते हैं ऐश्वर्या जी, उनका किसी ये साधु narrative यात्रा हो के चुका है। कहने पे, किसी बाबा के कहने पे वो आजकल बाल भी बड़ा करके 1.5 साल हो रखते गए, हैं। कहा जा रहा है 1.5 कि साल हो बाल रहे नहीं हैं। कटवा रहे हैं। हाँ। तो अब देखना होगा कि असली 2027 के नकली बाद सनातन का भी एक अलग नैरेटिव चल रहा है। चलिए यहीं से इस शुरुआत चर्चा हो को रही है। अगर नहीं, हम कालनेमी आगे- का जो है एक हाँ। बड़ा जिक्र है, कालनेमी की बातें हो रही है, लेकिन बहरहाल चर्चा को विराम देते हैं और हाँ। अच्छी चर्चा हुई। लेकिन मैं जल्दी से इस पॉइंट को ले लेता हूं कि आप अगर देखिए ओवरऑल जो लखनऊ में डगमगाती दोस्ती और दिल्ली की बात थी, तो उसके परिदृश्य में आप ये देखिए कि 2027 की लड़ाई है, 2029 की लड़ाई है, और उसके अलावा ये भी है कि इसके परिदृश्य में सीटों का बंटवारा भी है। तो इन सब को देखना होगा, इंडिया गठबंधन भी है, और आगे किस तरीके से अपने अपने पार्टी को बनाए रखना है, उसकी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, और उसको कैसे इंडिविजुअल खड़े रखना है वो भी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कभी सपा नहीं चाहेगी कि मैं परिदृश्य से बाहर हो जाऊं, कभी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि भाई यूपी के पॉलिटिक्स से मैं एकदम आउट हो जाऊं। तो वो पूरी की पूरी और आपस में एक जो है वो गठजोड़ है, एक आपस में एक अच्छी ट्यूनिंग है। अच्छी वजह ट्यूनिंग यही है दिख रही सर, बिल्कुल, देश बिल्कुल, की बिल्कुल। सत्ता का इसके रास्ता पीछे उत्तर हाँ। प्रदेश से ही तय हाँ। होता है, तो उत्तर प्रदेश को कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। हर हाल में वहां पर अपना जो कब्जा है वो जमाए रखना चाहती है। ऐश्वर्या जी, जल्दी से आप इस चर्चा को विराम दें। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी। समीकरण बदल रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार, कौन किसकी तरफ जाएगा और कितना नेगोशिएट कर ले जाएगा, ये हम देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, डिस्कशन करके अंदर की डिटेलिंग पूरी शब्द दर शब्द आपके लिए लेकर के आए। फिलहाल इजाजत दीजिए, कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए नमस्कार।